हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप। और आज स्टार्ट करते हैं लॉ नंबर 46 जो है नेवर अपीयर टू परफेक्ट। तो रॉबर्ट ग्रीन का इस लॉ के बारे में कहना है कि अपने आसपास के लोगों में खुद को उनसे बेहतर दिखाना बहुत डेंजरस होता है। और भले ही चाहे तुम दिखावा नहीं करना चाहते हो तो भी, क्योंकि किसी भी आदमी के अंदर कोई भी फॉल्ट या कमी ना होना लोगों में जेलसी पैदा करता है, और जेलसी साइलेंट एनिमीज। इसलिए एक स्मार्ट मूव ये है कि तुम जानबूझकर कभी कभी अपनी किसी छोटी मोटी गलती को डिस्प्ले करो जो कि हार्मलेस हो, और इससे तुम अपने आसपास के लोगों में जेलसी को पैदा होने ही नहीं दोगे। और याद रखो, लोगों को सिर्फ भगवान ही परफेक्ट अच्छे लगते हैं। और अब इसी लॉ को समझते हैं इस कहानी के थ्रू। तो जो ऑर्टन और नेथ हैलीवेल की मुलाकात 1953 में लंदन के रॉयल एकेडमी ऑफ ड्रामेटिक आर्ट्स में एक दूसरे से हुई। तो उन दोनों ने ही एज एक्टिंग स्टूडेंट्स वहां एनरोल किया हुआ था, और जल्दी ही वो एक दूसरे से प्यार कर बैठे और फिर एक ही साथ रहने भी लगे। उस टाइम हैलीवेल की एज 25 थी और वो ऑर्टन से 7 साल बड़ा था। वो ऑर्टन से ज्यादा कॉन्फिडेंट भी दिखाई देता था, पर सच्चाई ये थी कि एक्टिंग के मामले में वो दोनों ही अच्छे नहीं थे। खैर, तो एक्टिंग एकेडमी से ग्रेजुएट होने के बाद वो दोनों एक अपार्टमेंट में शिफ्ट हो गए, और फिर जल्दी ही उन्होंने एक्टिंग छोड़कर कोलैबोरेशन में राइटिंग करने का फैसला किया। और इसके बाद शुरुआत में तो उनके काम ने कुछ लोगों को अट्रैक्ट तो किया, पर वो कुछ खास नहीं कर पाए। फिर 1957 में ऑर्टन ने खुद ही लिखने की कोशिश की, पर 5 सालों के बाद ही उन्हें 6 महीने की जेल हो गई, क्योंकि उन्होंने बहुत सारी लाइब्रेरी बुक्स को डिफेस कर दिया था, जो कि पब्लिक प्रॉपर्टी को खराब करना था। और ये 9 सालों में पहली बार था जब ऑर्टन और हैलीवेल को अलग होना पड़ा था। फिर जेल से बाहर आने पर ऑर्टन और हैलीवेल ने इंग्लिश सोसाइटी पर अपना गुस्सा थियोरेटिकल प्लेस के थ्रू निकालने के लिए सोचा। ऑर्टन ने अब मेन राइटिंग संभाली, जो कि पहले हैलीवेल करता था, और ऑर्टन का पुराना रोल हैलीवेल ने किया, जो कि मेन राइटिंग में अपने कमेंट्स ऐड करना और सजेशंस या आइडियाज वगैरह देना था। और फिर 1964 में जो ऑर्टन ने अपना फुल लेंथ प्ले तैयार कर लिया, जिसका नाम था एंटरटेनिंग मिस्टर स्लोन। और इस प्ले को लंदन में बहुत सक्सेस मिली। रातों रात जो ऑर्टन का नाम बहुत बड़ा हो गया, और फिर ऑर्टन को एक के बाद एक तेजी से सक्सेस मिलती ही गई। और फिर 1966 में ऑर्टन का एक और प्ले रिलीज हुआ, जिसका नाम था लूट, और वो बहुत बड़ा हिट हुआ। इस प्ले की पॉपुलैरिटी इतनी ज्यादा थी कि अब उसको फिल्म की स्क्रिप्ट लिखने के लिए भी ऑफर्स आने लगे, और उनको अप्रोच करने वालों में बीटल्स भी थे। और अब ऑर्टन और हैलीवेल की जिंदगी में किसी भी चीज की कोई कमी नहीं रह गई थी, सिवाय एक चीज के, और वो था उनका रिलेशनशिप। हालांकि वो अब भी एक साथ ही रहते थे और काम भी एक साथ ही करते थे, पर जैसे जैसे ऑर्टन का नाम लोगों के बीच फेमस होता जा रहा था, हैलीवेल खुद की पहचान को खोता हुआ महसूस कर रहा था। उसे अपने लवर को सबकी अटेंशन का सेंटरपीस होना बर्दाश्त नहीं हो पा रहा था। हैलीवेल खुद को अब ऑर्टन का पर्सनल असिस्टेंस जैसा महसूस करता था। उसका रोल, जो कभी साथ में काम करना होता था, अब सिर्फ ऑर्टन को सपोर्ट्स भर करना रह गया था। दरअसल 1950s में वो हैलीवेल था जो ऑर्टन का
ख्याल रखता था, अपार्टमेंट का रेंट वगैरह पे करता था। पर अब ऑर्टन था जो कि सारी जिम्मेदारी पूरी कर रहा था। और इसी के चलते हेलीवेल का बिहेवियर भी लोगों के साथ खामोश होता गया और इसलिए लोगों ने भी उससे कांटेक्ट करना छोड़ दिया। फिर बाद में जितनी ज़्यादा ऑर्टन की सक्सेस बढ़ती गई, उनका रिलेशनशिप और भी खराब होता चला गया, जिसके चलते ऑर्टन हेलीवेल को कई बार छोड़कर भी चला गया क्योंकि अब उसके न्यूमरस अफेयर्स थे। पर हर बार वो वापस हेलीवेल के ही पास आ जाता था। वो हेलीवेल के करियर में उसकी हेल्प करना चाहता था और उसने ऐसा किया भी। यहाँ तक कि उसने हेलीवेल के आर्ट वर्क को आर्ट गैलरी में भी अरेंज करवाया, पर कुछ भी खास नहीं हुआ, बल्कि इन फेलियर्स की वजह से हेलीवेल ने और भी ज्यादा इंफीरियर फील किया। खैर, तो फिर मई 1967 में वो दोनों मोरक्को घूमने के लिए गए ताकि एक दूसरे के साथ थोड़ा खुशनुमा टाइम स्पेंड कर सके। और उस टाइम ऑर्टन ने अपनी डायरी में लिखा, हम यहाँ बैठकर ये बातें करते रहे कि हम कितने खुश थे और कैसे अब पहले जैसा कुछ भी नहीं है और शायद हमने कामयाबी, पैसा और शोहरत की कीमत अपनी खुशियों को देकर चुकाई है। तो हेलीवेल यूं तो हमेशा बाहर से खुश दिखाई देता था, पर वो दिल ही दिल में मायूस था। खैर, तो मोरक्को की ट्रिप के 2 महीनों के बाद हेलीवेल ने ऑर्टन को उसके एक एब्सोल्यूट मास्टरपीस व्हाट द बटलर सॉ को खत्म करवाने में मदद की। और उसके थोड़े ही दिनों के बाद अगस्त 10, 1967 में सुबह सुबह हेलीवेल ने एक हथौड़ा लेकर ऑर्टन के सिर पर कई बार हिट किया जब तक कि ऑर्टन की डेथ नहीं हो गई। और इसके बाद उसने खुद को भी 21 स्लीपिंग पिल्स खाकर सुसाइड कमिट कर ली। और उसने मरने से पहले एक छोटा सा नोट छोड़ा था जिस पर लिखा था, तुम ऑर्टन की डायरी को पढ़ लेना, तुम्हें सब पता चल जाएगा। तो सीखने की बात यह है इस लॉ में कि एक्चुअली बहुत कम लोग होते हैं जो वास्तव में सक्सेसफुल हो पाते हैं और इसीलिए ये सक्सेस आसपास के करीबी लोगों और दोस्तों में जलन पैदा कर देती है। तुम्हारी सक्सेस को सोचने भर से ही उन्हें पीछे छूट जाने का या अपनी तरक्की ना होने का एहसास होता है और वो सोचने के साथ बढ़ता ही जाता है। तुम शायद अभी से नहीं देख पा रहे होगे, पर बाद में तुम इसे महसूस जरूर कर पाओगे। इसलिए बेहतर है कि अपने करीबी लोगों में जलन आने ही मत दो और पर्पसफुली खुद ही कभी कभी छोटी मोटी गलतियां कर दिया करो ताकि लोग तुमसे खुश रहें और जुड़े रहें। और याद रखो कि कभी भी जेलसी की पावर को अंडर एस्टिमेट मत करो। तो इसी के साथ लॉ नंबर 46 यहीं खत्म होता है। और अगर आपको इसी तरह का सेल्फ हेल्प, पर्सनालिटी डेवलपमेंट कंटेंट पसंद आता है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए और फिर जल्दी ही मिलते हैं लॉ नंबर 47 के साथ, जो है डू नॉट पास द गेम मार्क इन विक्ट्री, लर्न व्हेन टू स्टॉप। और तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग। थैंक यू।